अस्सलाम वालेकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज हरीशु पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़। इक़्तिदार के ऐवानों तक अवामी मसाइल पर बात होगी। अदालतों की खबर आपको देंगे। जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन इस सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। बानिया पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की नई तहकीकात शुरू। नैब ने बानिया पीटीआई को नई इंक्वायरी में तलब कर लिया। पीटीआई सरबराह पर कीमती तहाइफ गैर कानूनी फरोख्त करने का इल्जाम आयद है। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी के खिलाफ नई तहकीकात होंगी। तोशाखाना केस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की बराह रास्त समात। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमने तो नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेती तो सारे मसाइल हल हो जाते। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो उनका केस अच्छा होता। 24 जून से केस रोजाना की बुनियाद पर सुनेंगे। सियासी जमातों को इंतखाबी निशान से महरूम करना तनाज़े की वजह बना। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के केस में इस्तफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि इजाफी नशिस्तें सियासी जमातों में बांट दी जाएं। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार वो होता है जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता ना हो। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया था। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से 78 मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट हमारे मैंडेट की वापसी को यकीनी बनाएगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारी मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। हमने आइन और कानून के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे। फैसल वावडा का तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से इनकार। फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट को बयान हल्फी जमा करा दिया। बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अतिया की तौहीन करना नहीं, मुल्क की बेहतरी है। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहिरा करे। मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। एमकेएम रहनुमा ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। एमकेएम रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम पर नस्ल कुशी की जा रही है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न कराने के केस में बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क से कि बल्दियाती इलेक्शन न कराने पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। सीडीए के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया कि सीडीए ने दफ्तर सील करने के ऑर्डर से पहले कोई नोटिस नहीं दिया। मुजफ्फराबाद एटीसी में शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। अहमद फरहाद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज किया था। साइफर केस का फैसला कौमी राजों से खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ। इदारों से नफरत का खतरनाक बयानिया जहनों में ठूसा जा रहा है। बानी पीटीआई का शेख मुजीब वाला बयानिया वाज़ेह करता है कि मुल्क तोड़ना चाहते हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि पीटीआई कौमी इदारों के खिलाफ मुसलसल डिजिटल दहशतगर्दी कर रही है। वज़ीर आज़म सीपैक के दूसरे मरहले के लिए चीन रवाना। शहबाज शरीफ ने दौरे से कबल गुफ्तगू में कहा कि दौरा चीन पाक चीन ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ है। सीपैक के दूसरे मरहले से पाकिस्तान मजबूत होगा। चीन के हर मुश्किल में गैर मशरूत साथ देने पर शुक्रगुजार हैं।
वज़ीर आला पंजाब और सदर नून लीग नवाज शरीफ से कतरी सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कतर के सरमाकारों को पंजाब में सरमाकारी की दावत दी। कतरी सफ़ीर ने पाकिस्तान की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तारीफ़ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को यकसा हुकूक़ हासिल हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा कि हम सबको मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में कार पर फायरिंग, फ्लोर मिल के मालिक आसिफ गोलियां लगने से चल बसे। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवार हमलावर फायरिंग करके फरार हो गए। इब्तदाई तौर पर वाक़या टारगेट किलिंग का लगता है। गुजरांवाला एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस में मुबैना मिली भगत का इंकशाफ, टैक्सेस की जाली एंट्रियां की जाने लगी। अफसरान के कंप्यूटर सिस्टम्स का पासवर्ड चोरी करके लाखों रुपए टैक्स वसूली की जाली इंदराज का इंकशाफ, डायरेक्टर एक्साइज का मौक़िफ़ देने से इनकार। और आज से 7 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बादल बरसेंगे। कमज़ोर मगरिबी हवाएं आज से बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई मकामात पर तेज़ आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। पाकिस्तान नामा का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बात करते हैं आज की बड़ी खबरों के हवाले से और बताएंगे कि आज बड़ी खबरों में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज बात की जाएगी विफाकी बजट के हवाले से कि विफाकी बजट में आईनी पेचीदगियां जो कि सामने आ रही हैं। इसके अलावा बात की जाएगी मवेशी मंडियों के हवाले से जो सच धज शुरू हो चुकी है और हम बात करेंगे बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा फैसला जो कि हो चुका है। तो आगे बढ़ते हुए बात की जाती है विफाकी बजट पेश करने में आईनी पेचीदगियां सामने आ गई हैं। हुकूमत के क़याम को 3 माह से ज़ायद गुजरने के बावजूद कौमी इक़्तिसादी कौंसिल कायम ना हो सकी। ख़जाना अमूर समेत सेनेट और कौमी असम्बली की कोई कायमा कमेटी भी तश्कील ना दी जा सकी है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि कोई भी मज़ीद तफ़सीलात इशफाक मुग़ल से जानते हैं। इशफाक मुग़ल, बताइएगा, अभी तक तश्कील नहीं दी जा सकी। अहम खबर के हवाले से कि विफाकी बजट करने में आईनी पेचीदगियां और कानूनी पेचीदगियां जो कि सामने आ चुकी हैं। हुकूमत के क़याम को 3 माह से ज़ायद गुजरने के बावजूद कौमी इक़्तिसादी कौंसिल कायम ना हो सकी। इशफाक मुग़ल से बात करते हैं। इशफाक मुग़ल, अभी तक कायम नहीं हो सकी कौमी इक़्तिसादी, इस हवाले से क्या तफसीलात है? कायमा कमेटी भी तश्कील नहीं दी जा सकी। जी बिल्कुल, आइंदा माली साल के बजट की तैयारियों का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो कुछ आइनी और इंतज़ामी पेचीदगियाँ भी सामने आई हैं। एक जानिब जो है वो जो बजट की तैयारियों का सिलसिला जारी है और इस हवाले से IMF को जो है मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं उस पर ब्रीफिंग दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो बजट की मंजूरी का एक प्रोसेस होता है उसमें कुछ जो है वो जो खामियाँ नज़र आ रही हैं। अभी तक जो इक़्तिसादी कौंसिल की तश्कील नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से जो इस बात का जो है वो एक गैर यकीनी सूरत हाल पाई जा रही है कि कब इसकी जो है तश्कील नौ होनी है। और इस चूँकि जो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल है उसने ना सिर्फ आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की मंजूरी देना होती है, इसके अलावा जो है वो बड़े जो माशी अशारिये हैं जिसमें जो तजारती खसारा होता है, करंट अकाउंट खसारा होता है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई की शरह होती है और जो सरमायाकारी की सूरत हाल होती है, उस हवाले से जो है वो अहदाफ मुकर्रर करती है, उसकी भी जो है तश्कील नहीं ताहाल हो सकी है। इसके साथ साथ जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियाँ हैं जो उनकी भी जो है वो तश्कील नहीं की जा सकी। ये अगर बजट जो है वो अगरचे बजट के हवाले से जो हतमी तौर पर ये नहीं बताया जा रहा कि कब जो पार्लियामेंट में इसको पेश होना है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की तश्कील न होगी, जिसके बाद जो है वो आइंदा माली साल का तरक्याती बजट और दिगर माशी अशारिये उनकी मंजूरी होगी। जी
लेस्को का बिजली चोरी रोकने के लिए AMR मीटर्स लगाने का फैसला जो कि सामने आ चुका है और लेस्को की जानिब से तमाम 3 फेस मीटर्स की जगह AMR मीटर्स लगाए जाएंगे। ऑटोमेटिक रीडिंग वाले जदीद मीटर्स की तनसीब से बिजली चोरी रोकने में मदद मिलेगी। पहले से लगे 3 फेस मीटर्स को भी मरहलावार तब्दील किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर अदनान अजीज़ से। अदनान अजीज़ बताएगा, 3 फेस मीटर्स लगाए जाएंगे या कोई नए जदीद किस्म का मीटर्स लाए जा रहे हैं मार्केट में? जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक जो खराब होने वाले 3 फेज मीटर की जगह भी AMR मीटर लगाए जाएंगे और ग्रीन मीटर की जगह भी नए जदीद AMR मीटर लगाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। ज़राए का यह कहना है कि जदीद AMR मीटर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट की रीडिंग कर सकेंगे और लेस्को की जानिब से 8 माह से जारी इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के बावजूद चोरी नहीं रख सकी। दही, सरहदी और गुंजान आबाद इलाकों में बिजली चोरी जारी है और लेस्को की टीमें रोजाना की बुनियाद पर 300 से 400 मकामात से बिजली चोरी पकड़ रही है। इस हवाले से चोरी पकड़ने पर सख्त सजाएं भी दी जा रही है। लेकिन इस हवाले से जो लेस्को इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि जल्द अज जल्द पूरे सिस्टम पर AMR मीटर की तनसीब की जाए और इसका जो पहले मरले में जिसका आगाज है वो गुलशन डिवीजन से किया जाएगा। और ज़ाहिर का ये कहना है कि मुतअद्दिद इलाकों में AMR मीटर की तनसीब हो भी चुकी है, क्योंकि AMR मीटर की तनसीब होने से जो लेस्को में बड़े पैमाने पर जो बिजली चोरी की जा रही है उसमें काफ़ी हद तक कमी सामने आएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में साइकिल चोरी और जेब तराशी की वारदातों में इजाफा होने लगा। गरीब की सवारी साइकिल भी चोरों के निशाने पर। चोर साइकिलों पर भी हाथ साफ करने लगे हैं। रवां साल के 5 माह में 7114 साइकिल चोरी और जेब तराशी की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद है, नियो न्यूज़ के नुमाइंदे। जी शाहिद रिजवी बताइएगा, पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है अब तक? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में जो है साइकिल चोरी और जेब तराशी की वारदातों में जो है मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। बात की जाए रवां साल के 5 माह के दौरान साइकिल चोरी और जेब तराशी की 7114 जो हैं वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। अगर जेब तराशी की वारदातों की बात की जाए तो सिटी डिवीजन इसमें सर फहरिस्त है, जहाँ पर 2959 वारदातें जेब तराशी की रूनुमा हुई हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जो जेब तराशी की वारदातों में दूसरे नंबर पर मॉडल टाउन डिवीजन रही है, जहाँ 1029 वारदातें जो है रिपोर्ट हुई हैं। सदर डिवीजन में 905 वारदातें हैं, तीसरे नंबर पर रही है। इसी तरह इकबाल टाउन डिवीजन 863 वारदातों के साथ चौथे नंबर पर है। सिविल लाइन डिवीजन 844 वारदातों के साथ 5वें नंबर पर है। कैंट डिवीजन जेब तराशी की 424 वारदातों के साथ 6ठे नंबर पर रही है। इसी तरह साइकिल चोरी की वारदातों में जो है कैंट डिवीजन 25 वारदातों के साथ जो है पहले नंबर पर है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जो जेब तराशी साइकिल चोरी की वारदातों में जो है लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन शफीकाबाद, शेराकोट, नवाकोट, मस्ती गेट का इलाका है, रावी रोड है, टाउनशिप गुलबर्ग, मिलत पार्क, गुजरपुरा है। इसी तरह शालीमार, मुगलपुरा, इस्लामपुरा, न्यू नारकली, पुरानी नारकली, इचरा समेत दीगर मुख्तलिफ इलाके, यहाँ पर ये वारदातें जो है ज़्यादा हैं। यहाँ जेब तराश साइकिल चोर गैंग मुतहरिक नजर आते हैं। जो शहरी हैं वो शिकवा करते दिखाई देते हैं कि पुलिस के जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी वारदातों का सुराग लगाने में नाकाम है। जी ठीक है शाहिद रिजवी, बहुत शुक्रिया। मैदा और आटे की कीमतों में कमी के बाद डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने रोटी और बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 दिन गुजरने के बावजूद अब तक रोटी और बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी ना आ सकी है। मजीद तफसीलात मोहम्मद हनीफा सई से जानते हैं, जो कि इस वक्त दुकानदार के साथ ही मौजूद हैं। जी हनीफा सई बताएगा, क्या कहते हैं दुकानदार? जी बिल्कुल, आटे और मैदे की कीमतों में कमी के साथ ही डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने जो है रोटी और इसी के साथ बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया। ताम अभी तक न रोटी की कीमतों में कमी आ सकी और ना ही बेकरी जो आइटम्स है उनमें कमी आ सकी, जिसके बाद शहरी जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस वक्त एक बेकरी मालिक मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी सर, क्या वजह कि अब तक आप लोगों ने कीमतों में कमी नहीं की है? सिर्फ मैदा सस्ता हुआ है और सारी चीज़ें उसी जो ना वो महंगी की महंगी ही हैं, और गैस के बिल, बिजली के बिल ये ऊपर जा रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें महंगी हैं। वो उसमें कोई कमी नहीं आई है, सिर्फ मैदा सस्ता हुआ है, आटा और मैदा सस्ता हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना का कहना है कि सिर्फ आटे और मैदे की कीमतों में कमी है। ताम गैस और बिजली की कीमतों में दिन ब दिन जो है इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस वो सस्ते दामों जो है वो अशिया फरोख्त नहीं कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। LPG की रिकॉर्ड कीमत के हवाले से बात करें कि LPG की रिकॉर्ड कमी के समरात आवाम तक ना पहुंच सके। LPG 70 रुपए किलो तक सस्ती, मगर लोकल ट्रांसपोर्ट के किरायों में 1 रुपया भी कम ना हुआ, जिसके बायस मुसाफिर हकीकी रिलीफ के मुंतज़िर हैं। रिपोर्ट करें फैसलाबाद से वकास शराज।
LPG की कीमतों में हुकूमत की जानिब से बड़ी कमी, मगर दुकानों पर गैस 180 की बजाय 220 तक फरोख्त होने लगी, जिसके बायस मुसाफिर रिलीफ से महरूम। शहर में लोकल ट्रांसपोर्ट, रिक्शा और वैन में सफर करने वाले शहरी हुकूमती रिलीफ से फायदा मंद न हो सके। लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए जूं की तू बरकरार, जिसके बायस मुसाफिर परेशान दिखाई देते हैं। हाँ, रिक्शे में सफ़र तो करना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन ये है कि पता चला है कि हुकूमत ने थोड़ा सा कम किया है, तो उसके बावजूद किराए में कोई फ़र्क नहीं है, किराया उतने ज़्यादा है। रिक्शा ड्राइवर भी मुकम्मल रिलीफ ना मिलने का शिकवा करते नजर आते हैं। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं माफिया LPG 180 की बजाय 220 तक फरोख्त करने लगी, जिसकी बिना पर वो किराए कम करने से कासिर हैं। रेट जो था वो 300 था, अब अगर LPG सस्ती हुई है तो ये माफिया दुकानदार हैं जो ये अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, कोई 230 बेच रहा है, कोई 20 बेच रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुसाफिरों ने मुतालबा किया कि हुकूमत की जानिब से मिलने वाले रिलीफ को अवाम तक पहुँचाने के लिए इसलिए इंतजामिया अपना किरदार अदा करे। LPG की कीमतें तो कम हुई, लेकिन इसके समरात ना तो अवाम तक पहुँचे और ना ही ट्रांसपोर्ट तक, जिसके बायस मुसाफिर आज भी महंगे सफ़र करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन नासिर नवाब के साथ वकास शराज, न्यू फैसलाबाद। वेलकम बैक। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। जून के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.90 महंगी। नोटिफिकेशन जारी। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत में इजाफा किया। सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ जून ता अगस्त 2024 में की जाएंगी। इजाफा रवा माली साल की तीसरी समाही एडजस्टमेंट में किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 908 पॉइंट्स की कमी से 74,666 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट के दिन भर जारी रहने वाली सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं काशिफ मुनीर। जी काशिफ, बताइएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज दूसरे रोज़ भी मंदी का सिलसिला जारी रहा और आज भी सारा दिन मार्केट ने जो है वो मंदी देखी है। तकरीबन आज 908 पॉइंट्स की कमी हुई है और मार्केट जो है वो 75,000 का जो अपना लेवल है वो बरकरार नहीं रख सकी है। बावजूद इसके कि आज मार्केट इतनी नीचे आई है, कुछ सीमेंट के स्टॉक्स हैं उनके अंदर हमने कुछ बेहतरी भी देखी। IT सेक्टर के अंदर कुछ नुमाया इजाफा हमने देखा है कि लग रहा है कि आने वाले दिनों में, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ हुकूमत कुछ रिलीफ दे सकती है, तो उन शेयर्स के अंदर बाइंग देखने में आ रही है। लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर कुछ सेलिंग है और सरमाएकार मोहतात होकर दूसरी चीज़ें देख रहे हैं। खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है चाइना का, अगर वहाँ से कोई खुशखबरी ले आते हैं, कुछ रूल ओवर करने में कामयाब होते हैं, IBPs के जो इशूज़ चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करते हैं, पैंडा बॉन्ड हुकूमत पाकिस्तान ने इशू करने चाइना में, उस हवाले से कोई बड़ी खबर आती है तो आप देखेंगे मार्केट दोबारा से बेहतर पोजीशन इख्तियार करेगी। बहुत शुक्रिया जी। आपने शहरियार साहब की बात सुनी, उन्होंने बताया कि जो हिस्टोरिकली है जब बजट का टाइम आता है तो मार्केट में जो है प्रेशर देखा जाता है। तमाम साहब उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की है कि जो चाइना का विजिट है प्राइम मिनिस्टर का, वहाँ से भी जो अगर अच्छी खबरें आती हैं तो मार्केट रिकवर कर सकती है। लेकिन आज की सूरत ये है कि मार्केट ने आज दूसरे रोज़ जो है वो डिप देखा और उम्मीद यही की जा रही है कि बजट तक मार्केट में जो है ये सूरत ऐसी बरकरार रह सकती है। जी ठीक है काशिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया। कोयटा शहर और इसके गिरद नवाही इलाके कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगे हैं। शहर में सफाई सुथराई के नाम पर एक साल में 70 करोड़ रुपए की बड़ी रकम भी खर्च होती रही, जिसके बारे में तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद सफाई नहीं हो पा रही। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमाद अली शहर के तिजारती मराकज अदालत रोड पर शहरी के साथ मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं कि शहरियों का क्या कहना है। जी हमाद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोयटा शहर और इसके नवाही इलाके कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं जिसके ताफुन से जो है बीमारियां लाहक होने का खदशा है। शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों को इस हवाले से क्या कहना है? हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी भाई, इधर तो माशाल्लाह अस्पताल भी नज़दीक है, हमारा होटल भी है। ये गन जो है 20 दिन से पड़ा हुआ है। बस हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई ये गन जल्द से जल्द उठ जाए। बहुत बदबू हो रहा है, मक्खी इतना ज़्यादा है। गंद देखो, सारा रोड पकड़ा हुआ है। सुबह सुबह जो है ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक मैं झाड़ू लगा के इसको जमा करता हूँ, फिर बूढ़ी आ जाते हैं, इसको खिला देते हैं। साथ ही में अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो ऑफिस है वो चंद कदम के फासले पर है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो कोयटा शहर और इसके नवाही इलाकों में सफाई सुथराई के नाम पर 70 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी रकम जो है खर्च भी कर दी गई है। ताहम उसके बावजूद कोयटा शहर गंदगी और कचरे का ढेर और कचरे का मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है और ताफुन से बीमारियां फैलने का भी शदीद खतरा है। जी
ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ فیصل آباد کے FIC اسپتال میں انتظامیہ کی غفلت، خون سے پیکسیل وائٹ سیل پلازما بنانے والے جو فیوج مشین ہے 1 سال سے خراب پڑی ہے۔ مشین خراب ہونے سے مریض وائٹ سیل یا پلازما کے لیے نجی لیبارٹری سے ٹیسٹ کرانے پر مجبور ہیں۔ مزید تفصیلات فیصل آباد سے اپنے نمائندے شوکت وٹو سے جانتے ہیں۔ جی شوکت وٹو، بتائے گا مشین خراب پڑی ہے؟ جی بالکل، فیصل آباد میں انسٹیٹیوٹ کارڈیالوجی ہسپتال ہے، یہ نہ صرف ڈویژن کا بڑا ہسپتال ہے بلکہ پنجاب کے دوسرے اضلاع سے بھی جو دل کے مریض ہیں وہ اس ہسپتال میں علاج معالجے کے لیے رجوع کرتے ہیں، لیکن جو ہسپتال کی واحد سینٹریفیوج مشین ہے یہ 1 سال سے خراب پڑی ہے۔ اس کو ٹھیک کروانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے جو دل کے مریضوں کی HB کم ہونے کی صورت میں ان کو خون کے مسائل کی صورت میں پلازما ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ٹیسٹ نہیں ہو رہے، یا جو سیل ہوتے ہیں وائٹ سیل پلازما جو مریضوں کو لگائے جاتے ہیں وہ بھی مریضوں کو یہاں سے نہیں لگائے جا سکتے، جس کی وجہ سے مریضوں کو جو نجی لیبارٹری سے جو ہے وہ رجوع کرنا پڑتا ہے، اور اس ٹیسٹ کروانے پر ان کے بھاری اخراجات ان کو باہر فیسیں ادا کرنی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے مریضوں کو طرح طرح کی بریک سے واپسی پر آپ کو بتائیں کہ لیسکو ریجن میں تیز آندھی اور بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر ہوا۔ گزشتہ رات سے متاثرہ بجلی کا ترسیلی نظام تاحال معمول پر نہیں آ سکا ہے۔ لیسکو کے 80 سے زائد فیڈرز تاحال بجلی بند ہیں، ان میں سگنل اور شکایات اور ٹرانسفارمر جلنے سے بھی متعدد علاقوں میں رات بھر بجلی بند رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں عدنان عزیز سے جانتے ہیں۔ جی عدنان، بتائیے گا ابھی تک فیڈرز کو ٹھیک کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ رات تیز آندھی اور طوفان سے جو لیسکو کا ترسیلی نظام ہے وہ شدید متاثر ہوا تھا، تاحال جو ہے وہ جو بند ہونے والے جو فیڈرز ہیں وہ آپریشنل نہ ہو سکے۔ اس وقت لیسکو ریجن میں تقریباً 80 سے زائد جو فیڈر ہیں تاحال بند ہیں، جس سے مختلف علاقوں میں بجلی بند ہے۔ اگر ان علاقوں کی بات کریں اس میں باغبان پورہ، مغل پورہ، نیاز بیگ، چونگ کے علاوہ جو شاہ پور کے علاقوں میں رات سے ہی بجلی بند ہے، جس سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر جو سنگل کمپلین کے حوالے سے جو علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس میں لبرٹی اور گلبرگ کے علاقے شامل ہیں، جہاں پہ بھی شہریوں کو بجلی بند ہونے کی صورت میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے لیسکو حکام کا یہ کہنا ہے کہ رات سے جو تیز آندھی اور طوفان سے جو ترسیلی نظام متاثر ہوا ہے، اس سارے معاملے کی جو لیسکو چیف ہے شاہد حیدر وہ خود مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں اور فیلڈ سٹاف کو الرٹ رہنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ پہلے ہی جیسا کہ ابھی تو مونسون شروع بھی نہیں ہوا، لیکن جو رات طوفان سے لیسکو کی جو تنصیبات کے حوالے سے، لیسکو کی جو تیاریوں کے حوالے سے جو حقائق ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں، کیونکہ نہ تو ان کے پاس سامان موجود ہے اور نہ ہی ان کے پاس اضافی ٹرانسفارمر موجود ہیں، جس سے جو ہے وہ رات طوفان سے لیسکو کی جو خامی ہیں وہ کھل کر سامنے آئی ہیں۔ اس وقت بھی مختلف علاقوں میں شہریوں کو بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی لاہور کی صورتحال آپ نے جانی، اس کے ساتھ ساتھ کراچی اور ملتان سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافے سے عوام کافی پریشان ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمت میں آئے روز اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ بڑھتی لوڈ شیڈنگ سے نہ صرف کاروبار متاثر ہو رہے ہیں بلکہ بچوں کی پڑھائی کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کرے، لوگ گرمی میں سکھ کا سانس لے سکیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں دیگر شہروں سے ہمارے جو نمائندگان ہیں ان کا کیا رد عمل ہے، جانتے ہیں۔ بس اتنی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ جب بل دے رہے ہیں، پیڈ ہو رہے ہیں، تو آپ لائٹ دیں۔ 2 دن لائٹ نہیں ہوتی، کوئی نہیں سنتا ہے، روڈوں پہ نکلے بہت کرے، ابھی چپ کر کے بیٹھ گئے، لائٹ تو ہے نہیں۔ صبح اسکول کے لیے اتنی پریشانی ہوتی ہے، اسکول جائے تو اسکول میں لائٹ نہ ہو، کیا کر سکیں؟ اب ہمارے اسکول میں پیپرس ہو رہے ہیں۔ جیسے پہلے تھی نا KC، وہ KSC تھی، اب یہ KE ہے، یہ واپس کر دیں گورنمنٹ کو، جب ان سے کام نہیں ہو رہا ہے تو۔ بجلی نہیں ہے تو ہمارا 80-90% جو ہمارا جو ڈپینڈنسی ہے وہ ساری بجلی پہ ہے۔ انڈسٹریز نہیں چل رہی ہیں، مطلب لوگ گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے، جو چھوٹی کاٹن انڈسٹری ہیں وہ ڈسٹرب ہے، ایوری تھنگ ڈسٹرب ڈیو ٹو شارٹ آف الیکٹریسٹی۔ ہر گھنٹے بعد لائٹ جا رہی ہے، لائٹ سے اتنے پریشان ہم لوگ ہوئے پڑے ہیں نا کہ یا گرمی کی وجہ سے ہے، پہلے بھی نہیں یعنی کہ پہلے جو جاتی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اب اتنی جا رہی ہے، بچے جو ہے نا وہ گرمی سے نا پلکتے ہیں۔ آئے دن یونٹ بڑھا رہے ہیں، لوگوں کو لوٹنے کا نا انہوں نے طریقہ بنا لیا ہے اور بہت زیادہ بجلی جا رہی ہے، گرمی سے برا حال ہو رہا ہے لوگوں کا۔ تو ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ
ये जो बंद कर दें, लूट मार लगाई हुई है ना इन्होंने, बिलों के जरिए लोगों से पैसे लूट रहे हैं, ये बंद करनी चाहिए। इतनी गर्मी बढ़े, चलो नहा के आते हैं फिर काम कर लेते हैं। अभी तक लाइट नहीं आई है, लोड शेडिंग, और बिल वो इतने ज़्यादा भेज रहे हैं। हमारा किराए का मकान है, हम अपने किराए के मकान के वो जो पहले पैसे पूरे करें या फिर जो बिल उतारें। लाइट तकरीबन 2 घंटे आ रही है तो 1 घंटा जा रही है, ये काम हो रहा है। परेशानी है, दुकानदार खराब हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं। लाइट में बड़ा तमाशा बना रखे सर, सारे दिन अपना परेशान कर दिए। अब कल पूरा दिन यहाँ पे मोहल्ले के अंदर लाइट नहीं थी। इल्तिजा है हुकूमत से हमारे यहाँ लोड शेडिंग ख़त्म की जाए, और बिल इतने बड़े आ जाते हैं, बिल हम भर नहीं सकते। घर का खर्चा इस्तेमाल हमारे से होता है, बिल नहीं भर जाते, बिल भरते हैं तो घर से खर्चा का इस्तेमाल नहीं होता। लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला है इधर, गर्मी से हमारा बुरा हाल है। हुकूमत से हमारा इल्तिजा है कि लोड शेडिंग जो है ना ये ख़त्म करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। शेंज़ेन में वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर हुकाम ने किया। शहबाज शरीफ ने दौरे से कबल गुफ्तगू में कहा, दौरा चीन पाक चीन ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ है। CPEC के दूसरे मरहले से पाकिस्तान मजबूत होगा। चीन के हर मुश्किल में गैर मशरूत साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। हुकूमत ने आवाम पर बिजली गिरा दी। जून के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.90 महंगी, नोटिफिकेशन जारी। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफा किया। सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ जून ता अगस्त 2024 में की जाएंगी। इजाफी रवा माली साल की तीसरी सेमाही एडजस्टमेंट में किया गया है। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस की नई तहकीकात शुरू। नैब ने बानी PTI को नई इंक्वायरी में तलब किया है। PTI सरबराह पर कीमती तहाइफ गैर कानूनी फरोख्त करने का इल्ज़ाम आयद है। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी के खिलाफ नई तहकीकात होंगी। तोशाखाना केस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की बराह रास्त समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए। हमने तो नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाएं। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लेती तो सारे मसाइल हल हो जाते। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो उनका केस अच्छा होता। 24 जून से केस रोज़ाना की बुनियाद पर सुनेंगे। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना तनाज़े की वजह बना। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के केस में इस्तफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह नहीं हो सकता कि इजाफी नशिस्तें सियासी जमातों में बांट दी जाएं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, आज़ाद उम्मीदवार वो होता है जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता ना हो। जस्टिस आयशा ए मलिक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया था। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से 78 मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट हमारे मैंडेट की वापसी को यकीनी बनाएगी। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारी मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। हमने आइन और कानून के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे। फैसल वावडा का तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से इनकार। फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट को बयान हल्फी जमा करवा दिया। बयान में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। MKM रहनुमा ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करवा दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने बयान में कहा, जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। MKM रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में स्ट्रीट क्राइम पर नस्ल खुशी की जा रही है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न करवाने के केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, बल्दियाती इलेक्शन न करवाने पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। CDA के खिलाफ PTI की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया है, CDA ने अब दफ्तर सील करने के ऑर्डर से पहले कोई नोटिस नहीं दिया।
मुजफ्फराबाद ATC में शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। अहमद फरहाद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया था। साइफर केस का फैसला कौमी राजों से खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। इदारों से नफरत का खतरनाक बयानिया जहनों में ठूंसा जा रहा है। बानी PTI का शेख मुजीब वाला बयानिया वाज़ेह करता है कि वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं PTI कौमी इदारों के खिलाफ मुसलसल डिजिटल दहशतगर्दी कर रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब और सदर नून लीग नवाज शरीफ से कतरी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कतर के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कतरी सफ़ीर ने पाकिस्तान की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तारीफ़ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को यकसा हकूक़ हासिल हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा हम सबको मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। गुजरावाला एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस में मुबैना मिली भगत का इंकशाफ। टैक्सेस की जाली एंट्रियां की जाने लगी। अफसरान के कंप्यूटर सिस्टम्स का पासवर्ड चोरी करके लाखों रुपए टैक्स वसूली की जाली इंदराज का इंकशाफ। डायरेक्टर एक्साइज का मौक़िफ़ देने से इनकार। और आज से 7 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बादल बरसेंगे। कमज़ोर मगरबी हवाएं आज से बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कई मकामात पर तेज़ आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। पाकिस्तान नामा में अभी बात करेंगे भारतीय इंतखाबात के हवाले से। मोदी के बयानी को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना नजर आ रहा है। भारतीय आम इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो चुका। नताइज की रोशनी में नया हुकूमती ढांचा वाज़ेह होता दिखाई दे रहा है। इंतहा पसंद मोदी के दौरे हुकूमत में होने वाले इन इंतखाबात ने कई सवालों को जन्म दिया। इंतखाबात से कबल और नताइज के ऐलान तक मोदी और उसके इंतहा पसंद जमात BJP ने मुखालिफ जमातों को दबाने के लिए हर मनफी हरबा इस्तेमाल किया। इंतहा पसंदी और मुसलमान दुश्मनी पर मबनी बयानी और इलेक्शन से कबल अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले हथकंडों के बावजूद फाशिस्ट मोदी अपने दावों को साबित करने में नाकाम रहा है। भारतीय आम इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अब तक के जो नताइज हैं, आम इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो चुका है। नताइज की रोशनी में नया हुकूमती ढांचा वाज़ेह होता दिखाई दे रहा है। इंतहा पसंद मोदी के दौरे हुकूमत में होने वाले इन इंतखाबात ने कई सवालों को जन्म दिया है, जिनके जवाबात जानना ज़रूरी हैं। इंतखाबात से कबल और नताइज के ऐलान तक मोदी और उसकी इंतहा पसंद जमात BJP ने मुखालिफ जमातों को दबाने के लिए हर मनफी हरबा इस्तेमाल किया है। इंतहा पसंदी और मुसलमान दुश्मनी पर मबनी बयानिए और इलेक्शन से कबल अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले हथकंडों के बावजूद फाशिस्ट मोदी अपने दावों को साबित करने में नाकाम रहा है। 400 का हिंसा अबूर करने के दावे करने वाले अब 300 का हिंसा अबूर कर नहीं पा रहे हैं। भारतीय आम इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। भारतीय आम इंतखाबात में इस वक्त BJP के इत्तेहाद के हवाले से बात की जाए तो 284 सीटें सिक्योर करने में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कामयाब हो चुके हैं, जबकि सिर्फ BJP की बात की जाए तो 238 सीटों पर BJP इस वक्त आगे है। दीगर इत्तेहादों की बात की जाए तो इंडिया इत्तेहाद 241 सीटों के साथ अभी आगे है, जिसमें से कांग्रेस ने 100 सीटें जो है वो अपने नाम करने में कबल अज़ वक्त कामयाब हो चुकी है और वहां पर आगे नजर आ रही है। अगर बात की जाए BJP के जो अहम रहनुमा है वो अपनी सीटों पर आगे हैं, जहाँ साथ ही साथ नताइज की रोशनी में नया हुकूमती ढांचा वाज़ेह होता दिखाई दे रहा है। इंतहा पसंद मोदी के दौरे हुकूमत में होने वाले इन इंतखाबात ने कई सवालों को जन्म दिया है। इंतखाबात से कबल और नताइज के ऐलान तक मोदी और उसके इंतहा पसंद जमात BJP ने मुख्तलिफ जमातों को दबाने के लिए हर मनफी हरबा इस्तेमाल किया। इंतहा पसंदी और मुसलमान दुश्मनी पर मबनी बयानिए और इलेक्शन से कबल अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले हथकंडों के बावजूद फाशिस्ट मोदी अपने दावों को साबित करने में नाकाम रहा है। भारतीय आम इंतखाबात का मरहला जो आखिरी था वो ख़त्म हो चुका है।
4 जून को यानी आज के दिन तमाम नताइज का ऐलान किया जाएगा। वोटिंग जो हो चुकी है उसकी काउंटिंग इस वक्त जारी है। भारतीय आम इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो चुका है। नताइज की अब तक की रोशनी में नया हुकूमती ढांचा वाज़ेह होता दिखाई दे रहा है। इंतहा पसंद मोदी के दौरे हुकूमत में होने वाले इन इंतखाबात ने कई सवालों को जन्म दिया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंडिया में आम इंतखाबात हो रहे हैं, काफ़ी लंबे अरसे तक ये चलती हैं और आज जो है वो ऐलान किया जाना है इन इंतखाबात का नताइज का, लेकिन जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, बीजेपी को सेटबैक तो हुआ है। अगर अलायंस में नहीं जाएंगे तो ये हुकूमत नहीं बना पाएंगे। जी बिल्कुल सेटबैक हुआ है, बिल्कुल सेटबैक हुआ है, क्योंकि ये तो इन्होंने पूरी इलेक्शन कैंपेन में, बल्कि पिछले 1 साल से मोदी का नारा यह था कि इस बार 400 से प्लस हमने सीटें लेनी है और अपोजिशन को भी ललकारते रहे हैं थ्रू आउट, और जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन चलाई है। और ये इलेक्शन बहुत लिहाज से बहुत सारे हवालों से मुतनाज़िब इलेक्शन रहे। हिंदुस्तान में इस तरह के इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं होते। अपोजिशन ने भी इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, जिसमें प्री पोल रिगिंग भी थी और उसके अलावा इवन पोलिंग डे के ऊपर रिगिंग के भी इल्ज़ाम लगाए अपोजिशन ने। और साथ ही साथ ये जो एग्जिट पोल जिसे कहते हैं, जो राय आमा का जायजा होता है, अभी तक रिजल्ट मुरतब फाइनल नहीं हुए, तो जो एग्जिट पोल में भी इन्होंने साइकोलॉजिकली अवाम को बताने के लिए और अपोजिशन को नीचे दिखाने के लिए ये भी ढंढोरा पीटा हुआ है कि जिस वक्त हम 2/3 से ज्यादा अक्सरियत लेने जा रहे हैं, और जिसको अपोजिशन ने रिजेक्ट भी किया। और अपोजिशन तो अभी भी ये क्लेम कर रही है कि इनके पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं होगी, और अक़लियतों के साथ जो सलूक किया गया। और इंडिया में बहुत कम देखने में आया कि जब आपके मेन स्ट्रीम पोलिटिकल राइवल्स होते हैं उनको विक्टिमाइज नहीं करते। अभी जो केजरीवाल हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के सरबराह हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनको जिस तरीके से विक्टिमाइज किया गया, जेल में रखा गया, इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी गई, हालांकि इसकी गवर्नमेंट मशरकी पंजाब में भी है, तो इसके भी सवालिया निशानात उठते हैं। ठीक है बाबर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी जो आपको ढांचा नजर आ रहा है, जो इंतखाबात हो चुके हैं, आज जो नताइज आना शुरू हो चुके हैं, डू यू थिंक कि बीजेपी पार्टी एक सोलो जो है वो हुकूमत बना पाएगी या अलायंस में ही जाना पड़ेगा? दूसरी जानब जो इत्तेहाद इंडिया है वो 241 सीट्स में अभी आगे है। जी हाँ, देखें तो ये बीजेपी के लिए इलेक्शन डिजास्टर साबित हुए हैं। उनके नारों के बरखिलाफ, उनके दावों के बरखिलाफ, उनके नैरेटिव्स के बरखिलाफ जो उन्होंने बातें की थी, और आप देखें चंद दिन पहले तक जो 5 एग्जिट पोल्स हुए और जो रिजल्ट्स आए थे उसमें उन्होंने दिखाया कि जी बीजेपी और अलायंस जो है दे आर गेटिंग 354 to 401 सीट्स इस पे था, और देसठ की अपोजिशन 125 to 182 सीटें होंगी। इस पर अपोजिशन ने कहा था सब झूठ है, फ्रॉड है। लेकिन इसके बरखिलाफ जो रिजल्ट्स आए हैं, मेरा ख्याल में कि अब गवर्नमेंट तो ये बना लेंगे, लेकिन बड़ी वीक गवर्नमेंट होगी, क्योंकि इन्होंने खुद तो 240 सीटें ली है, तो 293 टोटल सीटें हैं, तो सिंपल मेजॉरिटी है। लेकिन देखें कि इसमें जो 2/3 मेजॉरिटी थी वो तो बिल्कुल नहीं मिली। अपोजिशन इस दफा बड़ी स्ट्रांग साबित हुई है और उन्होंने पहले से बेहतर उन्होंने परफॉर्मेंस शो की है, और मेरा ख्याल में जो जिलत में शिकस्त हुई है, तो मेरा ख्याल में एक तो इम्प्लाई जो मेजर वजह मेरे हिसाब से है, एक तो जो माइनॉरिटीज के साथ जिस तरीके से उन्होंने मोदी ने पिछले 10 साल में 2014 से लेके जिस तरह मुसलमानों के साथ वहाँ पे मजालिम हुए हैं, जिस तरह मुसलमानों को कत्ल किया गया, जिस तरह गाय के गोश्त पे घर वापसी वाली बात हुई, लव जहाद की बात की, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स लेके आए हैं, जहां भी कोशिश है मुसलमानों को फिक्स करें। इसके अलावा देखें दूसरा बड़ा रोल अदा किया दलित ने। दलित 25 करोड़ टोटल पॉपुलेशन की आबादी है, उन्होंने बीजेपी को वोट ही नहीं दिया। और एक हैरानकुन बात ये हुई है, अयोध्या जहां राम मंदिर बना वहीं पे बीजेपी वहां से भी हार गई है, जो बड़े रियासतें बीजेपी वहां से भी हारी है। मसूद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बाबर साहब, ये बताइएगा बीजेपी ने क्या ऐसा किया, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर दिस टाइम? ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ये जानते हैं कि बाबर साहब ये बताइएगा इस दफ़ा बीजेपी ने क्या गलत किया है और इंतखाबात में वो किस तरह से अपीयर नहीं हो पाए, जो कि आज हमें ये देखना पड़ा कि अलायंस हुकूमत नहीं बना पाएंगे।
دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بھارتی عام انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے, نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے, اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. ناظرین, حکومتی قرضوں نے بینکس کو کنگال کر دیا ہے. رواں مالی سال کے 10 ماہ میں حکومت نے نجی بینکس سے 116% زائد قرض لیا. حکومتی قرضوں میں اضافے کے باعث نجی شعبے کے قرضوں میں 39.7% کمی ہو گئی ہے. حکومت کے ذمہ 10 ماہ قبل کتنے قرضے تھے اور اب 17 مئی تک مزید کتنے قرضے لیے جانتے ہیں اشرف مہتاب سے. جی اشرف, اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے. بالکل جی, ہر حکومت جو ہے وہ یہی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اپنے اخراجات کم کرے گی اور جو ریونیو ہے وہ بڑھائے گی, لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب 130 سروسز تک لے کے جانا ہے اور پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں آپ نے اس کو شروع کرنا ہے, اور اس کے لیے مجھے خوشی ہے وہ بچے یہاں پر بیٹھے بھی ہوئے ہیں. 1500 بچوں سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے, ان کو ہم نے امپلائی کیا ہے. اب جو بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میں دیکھ لوں ان کو. ماشاءاللہ, آئی ایم سو ہیپی. اور یہ ہم تقریباً 70,000 کے قریب ہم پنجاب بھر کے لیے نوکریاں اس میں جنریٹ کریں گے, ینگ لڑکوں کے لیے, ینگ لڑکیوں کے لیے. اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ایک سروس کا دن میں اگر آپ ہو تو آپ چارج کر سکتے ہیں اپ ٹو 900 روپیز. تو وہ آپ اگر 10 چکر لگائیں تو آپ کا دن میں تقریباً جو ہے وہ 9-10 ہزار روپے آپ کما سکتے ہیں. مہینے کا آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے لیے بڑی اچھی ایک جاب اپرچونٹی ہے بچوں. اور 3 دن کی صرف ٹریننگ ہے اس کے اندر. آن لائن بچوں نے اپلائی کیا ہے, اس کے بعد ہم نے ان کو ٹرین کیا ہے. 3 دن کی ٹریننگ ہوئی ہے, چھوٹی سی ٹریننگ ہے, اور ایک اچھا آپ کا سورس آف ارننگ بن جائے گا. تو مجھے بہت خوشی ہے بچوں آپ کے لیے, اور مجھے پتا چلا ہے کہ یہ لڑکیاں بھی اس میں شامل ہیں. تو آئی ایم ویری ہیپی فار یو. میں آپ لوگوں سے ابھی آ کے ملتی بھی ہوں. فیصل, اس کو 1 لاکھ تک امپلائمنٹ جنریشن کو آپ نے اکراس پنجاب لے کے جانا ہے, کیونکہ بچے ڈگریز لے کے پھر رہے ہیں, ان کو جابز نہیں مل رہی. تو آئی تھنک دس از اے ونڈرفل جاب اپرچونٹی. اور ابھی ہم اس کو 10 سروسز سے سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے آپ کی خدمت, اس کو ہم آپ کی دہلیز تک لے کے جائیں, عوام کی دہلیز تک لے کے جائیں, آپ کے دروازے تک لے کے جائیں, آپ کے ڈور سٹیپ تک لے کے جائیں. اور اس کا آغاز جب میں نے چیف منسٹر کا حلف اٹھایا, اس کے فوراً بعد رمضان کی آمد تھی. تو ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ رمضان میں لوگوں کو لائنز میں لگ کے آٹا مل رہا ہے, چینی مل رہی ہے, یا وہ رمضان بازاروں میں دھکے کھا رہے ہیں. تو مجھے یہ چیز تکلیف دیتی تھی. تو میں نے آتے ساتھ ہی اپنے آفس سے اپنی ٹیم سے بیٹھ کے یہ بات کی کہ اگر ہم اس دفعہ رمضان میں جو ہم ڈیزرونگ کو پیکج دیتے ہیں وہ ہم لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں تو یہ مجھے اس کی بہت خوشی ہوگی. تو میں اپنی ٹیم کو شاباش بھی دیتی ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ 76 ایئرز میں اس کو پاسبل یہ ہوا, اور ہم نے رمضان پیکج کو دروازہ کھٹکا کے کہ یہ آپ کے لیے یہ رمضان کا پیکج آیا ہے, یہ آپ وصول کر لیں. لوگوں کی دہلیز تک اللہ کے فضل سے ہم نے رمضان کا پیکج پہنچایا. اور 30 بلین کا جو پیکج تھا وہ ہم نے لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ پہنچایا. اسی طرح یہ جو اور بہت ساری سروسز ہیں جس کو ہم نے لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ پہنچایا ہے, اس میں رمضان پیکج کے بعد فیلڈ ہاسپٹلز ہیں. 32 فیلڈ ہاسپٹلز اس وقت گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں. وہ رورل ایریاز کے لیے, وہ گاؤں میں جا کے جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹی دور ہے, وہ پورے کنٹینر کے اندر, ایک ایئر کنڈیشن کنٹینر کے اندر ایک ہاسپٹل ہے جس کے اندر ایکس رے کی سہولت بھی موجود ہے, لیبارٹری کی سہولت بھی موجود ہے, گائنیکالوجی کی سہولت بھی موجود ہے, اور فارمیسی بھی موجود ہے. اور اٹس اے منی ہاسپٹل آن ویلز جو گاؤں میں جا کر ایک سینٹرل جگہ پہ پارک ہو جاتا ہے, اور گاؤں کے جو رہنے والے ہیں, اس ایریا کے جو رہنے والے ہیں, وہ وہاں پر آتے ہیں
اور وہ اپنا علاج کراتے ہیں. تو صرف جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں وہ تقریباً 6,000 لوگوں کا روز جو ہے وہ علاج کر رہے ہیں. جب میں بہاولپور فرسٹ فیلڈ ہاسپٹل کے ساتھ گئی تو میں نے دیکھا کہ فیلڈ ہاسپٹل کی سیڑھیاں ہیں, آفس میں بیٹھ کے کچھ نہیں پتہ چلتا. آپ کو گراؤنڈ پہ میں اس لیے جاتی ہوں کہ جب گراؤنڈ پہ جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے چیز کا, احساس ہوتا ہے کسی کی تکلیف کا, اس کے بعد آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ایک بہت بہتر فیصلہ ہوتا ہے. تو میں جب گئی فیلڈ ہاسپٹل میں تو مجھے ایک اماں تھی بہاولپور کے ایک گاؤں میں, اس کو آرتھرائٹس تھا. تو میں نے اس کو جب میں لے کر گئی, میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. مریم اورنگزیب صاحبہ میرے ساتھ تھیں, ان کی ایج تھی کوئی 80+. تو میں نے پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ جو 6-7 سیڑھیاں ہیں فیلڈ ہاسپٹل کی, یہ لوگ نہیں چڑھ سکتے. تو ان کے لیے پھر میں نے اب لفٹرز لگوائے ہیں ہر فیلڈ ہاسپٹل میں. اس کا ڈیزائن فائنلائز ہو گیا ہے. پہلے ہم نے سوچا ریمپ, لیکن ریمپ کے لیے بھی مشکل تھی, تو ہم نے اب لفٹرز جو ہے آٹومیٹک لفٹرز لگوائے ہیں. جو لوگ نہیں سیڑھی چڑھ سکیں گے وہ ان کو ہاسپٹل تک ان کو ایکسس دے دی ہے. فیلڈ ہاسپٹل سے تقریباً 6,000 لوگوں کا علاج ہو رہا ہے. اسی طرح جو 200 کلینکس آن ویلز ہم نے لانچ کیے تھے, وہ ایک چھوٹی بولان وین ہے جس کے اندر ایک چھوٹا کلینک, ڈاکٹر, فارماسسٹ شامل ہے, اور ہر 4-5 گاڑی کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو ECG کی فیسلٹی بھی حاصل ہے, الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی بھی حاصل ہے. اور وہ جو 200 کلینکس آن ویلز ہیں وہ اربن ایریاز کے لیے ہیں, محلوں کے لیے ہیں, آپ کی گلیوں کے لیے ہیں. وہ شہری علاقوں میں محلوں میں جا کے پاک ہو جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ روز کتنی بڑی تعداد کلینک آن ویلز میں اپنا علاج کرا رہی ہے. یہ 30 سے 35 ہزار روز علاج ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اس میں. اور فری میڈیسنز آپ کے ڈور سٹیپ پہ, فری علاج آپ کے ڈور سٹیپ پہ. میرا تو یہ دل کرتا تھا کہ ایسا ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ضرورت پڑے ڈاکٹر کی, وہ فون کرے اور جو گاڑی ہے وہ ڈاکٹر ہے اس کے گھر پہ پہنچ جائے. تو یہ بالکل اس سے ملتی جلتی صورت ہے. تو یہ فیلڈ ہاسپٹلز اور کلینکس آن ویلز جو ہیں, اس میں تقریباً روز ان کو ملا کے 40,000 لوگوں کا علاج ہو رہا ہے. اسی طرح جو پہلے لائنوں میں لگ کے لوگوں کو فری میڈیسنز لینا پڑتی تھیں, اب 3 بیماریاں اور اس میں چوتھا ہم نے کینسر بھی ایڈ کر دیا ہے. تو ہیپیٹائٹس, کارڈیولوجی کی جو ہارٹ کی میڈیسنز ہیں, اور ٹیوبرکلوسس کینسر, اس کی آپ کو جو میڈیسن ہے وہ 2 مہینے کا سٹاک 2 لاکھ پیشنٹس کو اکراس پنجاب ان کے گھر پہ ڈیلیور ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور پہلا جو, کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی, تو پہلا جو سٹاک ہے وہ میں خود لے کر گئی, اور روزانہ کی بنیاد پر کئی پیشنٹس کو جو ہے وہ ان کا 2 مہینے کا سٹاک جو ان کو ڈیلیور ہو رہا ہے, اور ان کو ہاسپٹل میں جا کے لائن میں نہیں لگنا پڑتا. اور ہفتے کی دوائی وہ لوگ لاتے تھے, مشکل سے ہوتی تھی, تو اب ان کو گھر پہ وہ ڈیلیور ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس نمبر کو بھی ہم ایکسپینڈ کریں گے. اسی طرح IG صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, ہم نے سیف سٹی کے اندر ایک ورچوئل پولیس اسٹیشن بنایا ہے خواتین کے لیے, اور میری توقعات سے زیادہ اس نے اچھا پرفارم کیا ہے. ہزاروں خواتین کے ویڈیو کال کے اوپر ہم پولیس اسٹیشن کی سروسز ہم لے گئے ہیں. تو وہ وہاں پر کال کرتی ہیں, وہاں پہ آپریٹرز بھی خواتین ہیں, اور وہاں پہ وہ 15 پہ کال کریں. ورچوئل پولیس اسٹیشن نمبر 2 پریس کرنا پڑتا ہے کیا, 2 پریس کرتے ہیں تو ورچوئل پولیس اسٹیشن میں کال مل جاتی ہے, اور آپ کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ پولیس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. خواتین کو گھر سے نکل کے تھانے نہیں جانا پڑتا, وہ ایک ویڈیو کال یا کال کے ذریعے ان کو تھانے کی سروسز جو ہے وہ مہیا ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. اور اس کی اتنی زیادہ سکسیس سٹوریز ہے, ایوری ٹائم دیٹ آئی سی دیٹ میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ وہ خواتین, ان کے لیے ایک بڑا مشکل کام ہے تھانوں میں جا کے رپورٹ کرانا, اور وہ گھر والوں کو یا جو بھی ان کا جہاں سے وہ اگریوڈ ہوتی ہیں, بڑا ایک سوشل بیریئر تھا. تو وہ اب اپنے گھر کے کنفائن سے آرام سے فون کر کے
وہ اگر کسی مشکل میں ہو, کوئی پینک سچویشن ہو, کوئی ان کو تھریٹ ہو, کوئی ان سے زبردستی کوئی کام کرا رہا ہو, تو وہ وہاں پر کال کرتی ہیں اور پولیس ان کی مدد کے لیے آتی ہے, ان کو ریسکیو کرتی ہے اور سیفٹی تک ان کو لے کے جاتی ہے. تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس طرح ہم نے جو سروسز ہیں ان کو دہلیز تک پہنچایا. اب یہ جو ہماری مریم کی دستک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی ڈومیسائل کی ضرورت ہے, اگر آپ کو ای اسٹیمپنگ کی ضرورت ہے, اگر آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے, اگر خدا نخواستہ آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے, میرج سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے, ڈیورس سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے, موٹر وہیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے, اور پراپرٹی ٹیکس ٹرانسفر کی ضرورت ہے, ٹوکن ٹیکس کی ضرورت ہے, اور نئی گاڑی کی رجسٹریشن کی ضرورت ہے, تو آپ یا وہ ہیلپ لائن جو دستک ہیلپ لائن ہے اس پہ کال کریں گے, یا پورٹل پہ جائیں گے, ویب پورٹل پہ, یا آپ یہ جو ان کی دستک ایپ ہے اس پہ جائیں گے. آپ ان کو کہیں گے کہ مجھے ان 10 سروسز میں سے کسی ایک سروس کی جس کی بھی آپ کو ضرورت ہے, آپ ان کو یہ کہیں گے, وہ آپ کو ایک ٹائم دیں گے کہ ہم اس وقت آپ کے گھر آئیں گے, آپ کے ڈاکیومنٹس لیں گے, اور اس کے بعد دروازہ کھٹکا کے وہ ڈاکیومنٹ آپ کے حوالے کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو فیصل ہمیں یہ سہولت بھی رکھنی چاہیے کہ اگر وہ اپنے جو ڈاکیومنٹس جس طرح آپ کہہ رہے تھے وہ سکین کرے گا جا کے, وہ اپلوڈ کر دیں, اور تاکہ وہ ایک چکر بھی لوگوں کا بچ جائے, وہ اپلوڈ کر دیں اپنے ڈاکیومنٹس, آپ ان کی آن لائن جو ویریفیکیشن ہے جو بھی کرنا ہے وہ آپ کر لیں, تاکہ ایک ہی دفعہ عوام کا ہم دروازہ کھٹکائیں اور ان کو کہیں کہ جو کاغذ آپ کو چاہیے تھا حکومت پنجاب آپ کو آپ کے دستک پہ دے کے جا رہی ہے. ذرا یہ بچے آ جائیں سارے اسٹیج پہ, میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں, ملنا چاہتی ہوں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے. میرا خواب تھا کہ آپ اپنی ڈگریز لے کے ہاتھ میں نہ پھریں, آپ کو نوکری ملے, روزگار ملے, فائنینشلی آپ امپاور ہوں, تاکہ آپ اپنی فیملی کا ایک اس میں آنے دیں سیکیورٹی پلیز مت روکیں بچوں کو. یہاں آپ گروپ بنا لیں تو میں ابھی آپ سے ملتی ہوں. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. لڑکے زیادہ ہیں, لڑکیاں کم کیوں ہیں؟ اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے وقت کی بچت بھی ہوگی, آپ کو جانا نہیں پڑے گا آفیسز میں, دھکے نہیں کھانے پڑیں گے, اور جو آپ سے رشوت اور پیسے مانگے جاتے تھے اس سے بھی آپ کی جان چھوٹے گی. تو یہ ٹرانسپیرنسی آئے گی اس سے. اور پھر میرا خواب ہے کہ یہ حکومت پنجاب پیپر فری ہو, تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت حد تک پیپر فری ہو گئے ہیں. ہمارے آفیسز میں پیپرز نہیں چلتے, ہم سب کچھ ہمارا ڈیجیٹائز ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ پورے پنجاب کو کلک پہ لانے کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے. تو فیصل آپ کو ونس اگین شاباش, PITB کو شاباش, پوری ٹیم کو شاباش. اور گریجولی اس کو ہم نے انکریز کرنا ہے. اور ایک اور بات جو ہے میرے لیے بہت باعث اطمینان ہے, خوشی کا باعث ہے, اور وہ یہ ہے کہ حکومت کو آئے ہوئے ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں, صرف ماشاءاللہ 3 مہینے, اور اس وقت تاریخ کی لوئسٹ پہ آ گئی ہے مہنگائی, اللہ کا شکر. روٹی 25-30 روپے سے جو ہے وہ 12-13 پہ آ گئی ہے. اور اسی طرح جو آپ کے روز کے استعمال کے فوڈ آئٹمز ہیں, چاہے وہ پیاز ہو, آلو ہو, ٹماٹر ہو, سبزی ہو, گھی ہو, سب کی پرائسز ڈراسٹکلی نیچے آئی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ, اس کے کرم کے علاوہ یہ پاسبل نہیں تھا. اور یہ بھی آج میں بتا دوں کہ وہ جو گندم ہم خریدتے تھے وہ گندم میں نے اس بار نہیں خریدی, اور وہ ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ
किसान से गंदम खरीदते हैं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। किसान से गंदम नहीं खरीदी जाती थी, आड़ती से हम किसान से गंदम खरीदते हैं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। किसान से गंदम नहीं खरीदी जाती थी, आड़ती से हम गंदम खरीदते हैं, मिडिल मैन से खरीदते हैं। वो किसान को सस्ते दामों से खरीद के हुकूमत को महंगे दामों बेचता है, और उसके बाद वो सारा करप्शन की नज़र भी होता है। तो उससे अल्लाह के फजल से हमने बचाया, पंजाब का पैसा ज़ाया होने से बचाया, अवाम का पैसा ज़ाया होने से बचाया, और उसकी वजह से आप देखें रोटी की कीमत कितनी नीचे आई है और एसेंशियल फूड आइटम्स की कीमत कितनी नीचे आई है। एक दफ़ा जब महंगाई बढ़ने लग जाती है, आखिरी वक्त में सुनते थे नवाज शरीफ के दौर में कि महंगाई जो है वो कंट्रोल में है, कीमतें जो है वो नीचे हैं, लोगों की दस्तरस में है सब कुछ। तो आज बहुत साल बाद महंगाई का जिन जब एक दफ़ा बोतल से बाहर आ जाता है, उसको वापस बोतल में डालना आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला के फजल से मुस्लिम लीग नून की ये हुकूमत ने इस बार 3 महीने के अंदर ये करके दिखा दिया। तो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि दहशतगर्दी के, गुंडागर्दी के घेराव जलाओ, लोगों के हाथ में, ये बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स दो, इनको जेलों में डालो, बिल्डिंगें जला दो, शुहदा की यादगारें जला दो, हुकूमत में सड़कों के ऊपर ब्लॉक कर दो, धरने दे दो। ये दिन ख़त्म हुए और हमेशा के लिए ख़त्म हुए। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में तरक्की का वो दौर आएगा जो कभी रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। जो एक खूबसूरत मुस्तकबिल है, ताबनाक मुस्तकबिल है, कामयाब मुस्तकबिल है, वो भी इन बच्चों का हक है। इनके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब देने वाले, कीलों वाले डंडे देने वाले, इनको जेलों में फेंकवाने वाले इनके दोस्त नहीं है, इनके दुश्मन है। और ये बात अब मुझे खुशी है कि पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया। तो अल्लाह ताला करे कि जो हमारी यूथ है उसको जो भी मुश्किलात हैं हम उनको दूर करने में कामयाब हो। जो सहूलतें पंजाब की आवाम को, इस यूथ को हम पहुंचा सकें, उसमें हम देर ना करें। और आपके लिए जो सर्विस, जो खिदमत हम आपके डोर स्टेप पे, आपकी दहलीज पे, आपके दरवाजे पे पहुंचा सकें, उसमें भी कोई कोताही नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।